नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और सच कहा जाए तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। इसे हम दुनिया की धमनियां कह सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक इंसान के शरीर की। जिस तरह हमारे शरीर में धमनियां और नसें लगातार रक्त और ऊर्जा पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये दुनिया भी एक विशाल शरीर की तरह है। और परिवहन और संचार के भौतिक और डिजिटल नेटवर्क्स इस दुनिया को गतिमान रखते हैं, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, हवा हो या फिर अदृश्य साइबर स्पेस। ये सभी वो धमनियां हैं जिन पर हमारा पूरा आधुनिक जीवन टिका हुआ है। आज हम जो उच्च जीवन स्तर जी रहे हैं, जो ग्लोबल व्यापार हो रहा है, वो पूरी तरह से इन्हीं नेटवर्क्स की बदौलत है। तो आइए बिना किसी देरी के इस जटिल लेकिन बेहद आकर्षक प्रणाली को गहराई से समझते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमारी इस यात्रा के पड़ाव क्या-क्या होंगे। हम एक विस्तृत स्थानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम बुनियादी ढांचे को समझेंगे, फिर जमीन, पटरियों, पानी और आसमान के रास्तों से होते हुए जमीन के नीचे बहती पाइपलाइनों को देखेंगे और अंत में साइबर स्पेस के उस जादुई क्षेत्र में चलेंगे जिसने दुनिया की सारी दूरियों को एक झटके में खत्म कर दिया है। हमारा पहला भाग है दुनिया को जोड़ना, नोड्स और लिंक्स। हम अपनी चर्चा की शुरुआत बुनियादी अर्थशास्त्र से करेंगे, क्योंकि असल में सारा खेल इसी का है। सबसे पहले इस बुनियादी सच्चाई को समझना होगा कि दुनिया में प्राकृतिक संसाधन, कारखाने और बाजार ये सब कभी भी एक ही जगह पर नहीं होते। कोई क्षेत्र खेती के लिए अच्छा है तो कोई खनिजों के लिए। अब इन सबको मिलाया कैसे जाए? यहीं पर परिवहन नेटवर्क काम आता है। इसे ऐसे समझिए, जो अलग-अलग शहर या उत्पादन केंद्र हैं वो नोड्स कहलाते हैं और जिन रास्तों या सड़कों से ये जुड़ते हैं वो लिंक्स हैं। जब कई नोड्स और लिंक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पूरा जाल या पैटर्न बन जाता है जिसे हम परिवहन नेटवर्क कहते हैं। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह है जो दूर दराज के संसाधनों को एक साथ पिरो देता है। अब ये विकास हुआ कैसे? जरा इतिहास की ओर मुड़कर देखें। एक समय था जब इंसान को अपना सारा सामान खुद पीठ पर ढोना पड़ता था, या फिर घोड़ों, खच्चरों जैसे जानवरों का इस्तेमाल होता था। ये तरीका बहुत धीमा और महंगा था। भारत और चीन के कुछ पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में आज भी ये देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भाप के इंजन और पेट्रोल डीजल वाले इंजनों का आविष्कार हुआ और जैसे दुनिया ही बदल गई। आज हमारे पास चौड़ी आधुनिक सड़कें और तेज रफ्तार वाले वाहन हैं। ये बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, बल्कि इसने समय और दूरी की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। चलिए अब अपने दूसरे भाग पर आते हैं, भूमि और रेल परिवहन। ये वो माध्यम है जिसने मानवता को विशाल महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों पर कब्जा करने में मदद की। जब जमीन पर परिवहन की बात आती है तो सबसे पहले सड़कें याद आती हैं। और सड़कों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी डोर टू डोर यानी घर घर तक पहुंचने की क्षमता। छोटी दूरी की यात्रा के लिए सड़क से सस्ता और तेज कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किसी भी देश में सड़कों का घनत्व यानी रोड डेंसिटी ये तय करता है कि वो इलाका कितना विकसित है। और हाँ, सीमा सड़कों या बॉर्डर रोड्स को हम कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये किसी भी देश की जीवन रेखा हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास बनी ये सड़कें न सिर्फ दूर दराज के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ती हैं, बल्कि सेना तक रसद पहुंचाकर देश की रक्षा को भी अभेद्य बनाती हैं। सड़कों से आगे बढ़ें तो पटरियों की दुनिया आती है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल या पार महाद्वीपीय रेलवे के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जरा इस विशाल पैमाने पर गौर कीजिए। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। रूस के एकदम पश्चिमी छोर सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर सीधे प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्तोक तक 9,332 किलोमीटर लंबा ये सफर। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया का सबसे लंबा दोहरे ट्रैक वाला रेल मार्ग है। इसने अकेले ही पूरे एशियाई रूस को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों के लिए खोल कर रख दिया। जब भारी मात्रा में माल ढोना हो तो रेलवे का कोई सानी नहीं है। यहाँ हम ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे को देख रहे हैं, जो पश्चिमी तट के पर्थ शहर को सीधे पूर्वी तट के सिडनी से जोड़ता है। ऐसा ही चमत्कार उत्तरी अमेरिका में भी हुआ था। ट्रांस कनाडाई रेलवे ने कनाडा के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ा। याद रहे, 1825 में जब इंग्लैंड में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही रेलवे ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के उन अंदरूनी हिस्सों को खेती और खनन के लिए खोल दिया, जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। जमीन की सैर के बाद अब रुख करते हैं पानी का। हमारा तीसरा भाग है।
जलमार्ग और शिपिंग नहरें। इसे हम घर्षण रहित मार्ग या फ्रिक्शनलेस पाथ भी कह सकते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि पानी के जहाज इतने अहम क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समुद्र में सड़क या पटरी बिछाने का कोई खर्चा नहीं होता। प्रकृति ने हमें एक बना बनाया हाईवे दे दिया है। पानी में घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए भारी माल को ले जाने में ऊर्जा या ईंधन की बहुत बचत होती है। लंबी दूरी तक भारी सामान भेजने के लिए इससे सस्ता कोई विकल्प नहीं है। बेशक जमीन के परिवहन की अपनी जगह है, वो छोटी दूरी के लिए तेज है, लेकिन अगर एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था चलानी है तो ये दोनों माध्यम एक दूसरे के पूरक होने ही चाहिए। लेकिन इंसान सिर्फ प्राकृतिक रास्तों तक सीमित नहीं रहा, उसने अपनी इंजीनियरिंग से भूगोल को ही बदल डाला। शिपिंग नहरें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1869 में बनी स्वेज नहर ने यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को हफ्तों कम कर दिया। इसी तरह पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ दिया। ये नहरें वैश्विक व्यापार के ऐसे प्रवेश द्वार बन गईं जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। इसके साथ ही मिसिसिपी, ओहियो जैसे बड़े अंतर्देशीय जलमार्गों ने देशों के अंदरूनी हिस्सों को समुद्र से जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। और अंतर्देशीय जलमार्ग सिर्फ दूर दराज के इलाकों में नहीं होते। जरा इस नज़ारे को देखिए। ये पेरिस शहर के बीचों बीच बहती सीन नदी है। बड़े और ऐतिहासिक शहरी केंद्र भी नदियों का इस्तेमाल परिवहन के लिए करते हैं। ये न सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक और प्रदूषण को भी कम करता है। नदियां सचमुच शहरों की व्यापारिक धमनियां हैं। पानी से निकलकर अब आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। चौथा भाग, हाई स्पीड हवाई परिवहन। ये दुनिया को जोड़ने वाला सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा तरीका है। चूंकि इंटरकॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय हवाई उड़ानें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हम हर चीज को हवाई जहाज से नहीं भेज सकते। तो फिर इसमें जाता क्या है? इसमें जाते हैं उच्च मूल्य वाले, हल्के और जल्दी खराब होने वाले सामान, जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर ताज़े फूल और फल। जब समय की कीमत माल को भेजने के खर्च से ज्यादा हो, तब हवाई जहाज से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन हवाई यात्रा की सबसे जादुई बात क्या है? ये कि ये भूगोल को पूरी तरह से नकार देती है। जमीन पर पहाड़ हैं, कोई बात नहीं। रास्ते में बर्फीला टुंड्रा है, उसे ऊपर से पार कर लीजिए। उत्तरी कनाडा के जमे हुए इलाकों में रहने वाले एस्किमो तक भी हवाई जहाज से जरूरी सामान पहुंच जाता है। हिमालय में जहां भूस्खलन से अक्सर सड़कें टूट जाती हैं, वहां हवाई मार्ग ही काम आता है। और रणनीतिक रूप से देखा जाए तो किसी भी आपातकाल या युद्ध की स्थिति में वायुसेना की गति और पहुंच किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। हवा से वापस जमीन पर आते हैं, लेकिन इस बार जमीन के नीचे। पांचवा भाग है पाइपलाइन नेटवर्क। यह परिवहन का एक ऐसा विशाल रूप है जो अक्सर हमारी नज़रों से एकदम छिपा रहता है। हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि किसी देश के कारखानों को चलाने के लिए जो लाखों गैलन तेल और गैस हर रोज चाहिए होती है, वो आखिर आती कैसे है? क्या इतने सारे ट्रक या पानी के जहाज लगाना व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर पाइपलाइनों का अदृश्य जाल अपना कमाल दिखाता है। ये पाइपलाइनें दिन रात बिना रुके शांति से पानी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और यहाँ तक कि औद्योगिक कीचड़ को महाद्वीपों के आर पार ले जाती हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध बिग इंच पाइपलाइन इसका एक शानदार उदाहरण है, जो मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों तक तेल पहुंचाती है। और तो और ईरान से भारत तक एक अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन का भी प्रस्ताव रहा है। बिना किसी ट्रैफिक जैम के 2400 घंटे चलने वाली ये पाइपलाइनें सच में हमारी अर्थव्यवस्था की छिपी हुई धमनियां हैं। अब आते हैं अपने छठे और अंतिम लेकिन शायद सबसे क्रांतिकारी भाग पर, संचार और साइबर स्पेस। हमने भारी सामान ढो लिया, अब बारी है जानकारी या इन्फॉर्मेशन को ढोने की। जरा सोचिए, संचार के क्षेत्र में हम कहां से कहां आ गए। शुरुआत हुई टेलीग्राफ से, जिसने पहली बार संदेशों को तेजी से भेजा। फिर आया टेलीफोन, जिसने दूर बैठे लोगों को आवाज दी और व्यापार को शहरों के बड़े दफ्तरों में केंद्रित कर दिया। उसके बाद सेलफोन ने क्रांति ला दी और अब हमारे पास इंटरनेट और साइबर स्पेस है। इसने दुनिया को एक ऐसा ग्लोबल विलेज बना दिया है जहां जानकारी प्रकाश की गति से यात्रा करती है। और इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? विकासशील देशों को। पहले तार बिठाने का खर्च इतना ज्यादा था कि ग्रामीण इलाके कट जाते थे, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार ने पासा ही पलट दिया।
विकासशील देशों ने पुरानी तकनीक को पूरी तरह से बाईपास कर दिया और सीधे सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ गए। आज दूर दराज के गांव में बैठा कोई भी इंसान पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो बात सामने आती है वो बेहद गहरी है। साइबर स्पेस कोई भौतिक जगह नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। ये हमारे विचारों, वित्तीय लेन देन और जानकारियों के लिए एकदम फ्रिक्शनलेस यानी घर्षण रहित हाईवे है। ये लगातार हमारे काम करने के तरीके, हमारे रिश्तों और हमारे समाज को एक नया आकार दे रहा है। इसने सच में इंसानी सीमाओं को असीम विस्तार दे दिया है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम खुद को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पाते हैं। हमने जानवरों की पीठ से शुरुआत की थी, फिर हमने महाद्वीपों पर पटरियां बिछाईं, महासागरों को चीरते हुए रास्ते बनाए, आसमान को नापा, और अब हम उस दौर में हैं जहां दूरी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। तो सवाल ये है कि अगली बड़ी छलांग क्या होगी? जब इंटरनेट और सैटेलाइट्स ने भौतिक दूरी को शून्य कर दिया है, तो भविष्य में हम एक दूसरे से और कैसे जुड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमें उम्मीद है कि दुनिया को गतिमान रखने वाली इन धमनियों के बारे में ये जानकारी आपको बेहद रोचक लगी होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।